हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। शनिवार है आज, और आज के सेशन में हम करेंगे पूरे एक हफ्ते का रिवीजन। ठीक है, तो पूरे हफ्ते जो खबरें आपने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं, जो रह गई हैं, छूट गई हैं, उसके रिवाइज करेंगे। उसको आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। चलिए, तो सेशन करने से पहले कल के सेशन में आपको एक प्रश्न पूछा था कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताइए, है ना। हेल्थ मिनिस्टर का नाम मैंने आपको पूछा था। उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने, कई बच्चों ने मैसेज किया है, बिल्कुल सही बताया है, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा अभी हमारे वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर हैं। बच्चों के नाम मैं आपको बताऊं, वसंत हैं, गोपाल हैं, पंकज हैं, निखत बानो हैं, जिन्होंने सही जवाब दिया है, जिन्होंने आंसर बताया है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बिना गूगल सर्च किए मुझे इन्फॉर्मेशन बता दी। ठीक है, तो बच्चे ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, लेकिन आप लोगों ने बताया, इतना एफर्ट किया बिना गूगल सर्च किए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आज के सेशन का है। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी के द्वारा लॉन्च की गई कॉमिक बुक श्रृंखला का एक शीर्षक क्या है। ठीक है, ये बच्चे पहली ऐसी कॉमिक बुक है जिसे कि जो हमारी फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन फोर्सेस की सच्ची घटनाओं पे इसे बनाया गया है। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स की जो सच्ची घटनाएं हैं ना, उन पे जो है इस कॉमिक को बनाया गया है। इसका नाम क्या पढ़ा था हमने, जो अभी वर्तमान में हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वी आर चौधरी, इनके द्वारा जो है इस नई बुक का अनावरण किया गया था। इस किताब को इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका नाम क्या रखा है बच्चे, इसका नाम रखा गया है आपका हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1। ठीक है, हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1 नाम से आपकी ये कॉमिक बुक है। अगला है आपका, वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। व्हाट इज़ द वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी, क्या होती है। सबसे पहला है कि सड़कों पर सजावटी सतह जोड़ने की एक विधि है। मौजूदा कंक्रीट सड़कों को मजबूत करने की एक तकनीक है। मौजूदा बिटुमिनस सड़कों के ऊपर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट लगाने की एक प्रक्रिया है। सड़क की दृश्यता बढ़ाने के लिए, ब्यूटी बढ़ाने के लिए, उसके लिए प्रावर्तक कोटिंग लगाने की एक प्रणाली है। तो ये बच्चे जो वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी आप लोग देख रहे हैं ना, ये अभी चर्चाओं में क्यों रहा, ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने प्लान किया है कि जो वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा पोर्ट होल फ्री नेशनल हाईवेज बनाने के लिए। ठीक है, जितने भी एनएच हैं, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बरसात के समय में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पोर्ट होल बन जाते हैं, है ना, या फिर कहीं जगह जो है आपकी सीवर लाइन जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी वहाँ पे होती हैं, जिससे कि जो नेशनल हाईवे की जो आपकी रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं होती ना, बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तो बच्चे, इन पोर्ट होल से बचने के लिए सरकार ने क्या कहा है कि यहाँ पे वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोडें बनाई जाएंगी। तो बेसिकली वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी क्या है और इससे कैसे रोडों को बनाया जाता है। तो बच्चे, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, आपका जो बिटुमिनस सड़कें हैं, यानी कि जो अभी आपकी कुलतार की सड़कें हैं, उसके ऊपर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट लगाने की क्या है, एक प्रक्रिया है, जिससे कि पूरी जो सरफेस होती है सड़क की, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। उसमें बीच में कहीं पे भी जो है आपका पोर्ट होल नहीं नजर आएंगे। ठीक है, तो इसे याद रखना बच्चे कि जो आपकी ये वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी है, ये सड़क बनाने की टेक्नोलॉजी है, और सड़क को जो है पोर्टोल फ्री बनाने की टेक्नोलॉजी है। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अभी हाल ही में इसके प्रमुख के रूप में, इसके चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी को यहाँ पे आपका नियुक्त किया गया है। बिहार में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के द्वारा घोषित वनरोपण पहल का नाम क्या है, इसका इनिशिएटिव क्या है। ठीक है, ये इनिशिएटिव है। बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत क्या करेगा बीपीसीएल बिहार में लगाएगा जंगल। ठीक है, और इस जंगल इनिशिएटिव का नाम इसने क्या रखा है, देखिए, अरण्य है, प्रकृति है, वृक्ष है, या फिर आपका वनस्पति का है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, आपको मैंने बताया था, इस शब्द का मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो बच्चे, अरण्य जो है आपका शब्द है और इसका मतलब होता है अरण्य का मतलब होता है आपका जंगल। ठीक है, तो अरण्य इनिशिएटिव किसका है, बीपीसीएल का है। कहाँ पे लागू करेगी ये करेगी आपका
बिहार में। अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? अभी हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि वर्ल्ड वाटर वीक मनाया जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक मनाया जा रहा है। और वर्ल्ड वाटर वीक किसके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है? ये कौन सी संस्था है जो कि इसे बनाने की बात कर रही है? कौन सी वाली संस्था है ये? आप इसका नाम बताइए। और ये याद रखिएगा बच्चे कि जो वर्ल्ड वाटर वीक है ये आपका कब मनाया जाएगा? ये आपका इस बार 2024 में 25 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक जो है आपका मनाया गया है, ठीक है, 25 से लेकर के 29 अगस्त तक ये मनाया गया है। और जो बच्चे संस्था है ना जो इसे मनाएगी वो है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है जो कि आपका स्टॉकहोम में है। इनके द्वारा जो है आपका ये आयोजन किया गया है 25 से लेकर के 29 अगस्त तक। अगला है बच्चे आपका सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 किस टीम ने जीत लिया है? सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। अधिकतर बच्चे ये वाला जो चैंपियनशिप है वो भारत जीती थी, इस बार जो है भारत नहीं जीती है। तो भारत को हराया है फाइनल में, किसने हराया है? बांग्लादेश की टीम ने हराया है, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है इस चैंपियनशिप को जीत गई है। कौन से खेल से रिलेटेड है? जिसमें मैंने आपको कहा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। तो जो सैफ U20 चैंपियनशिप है ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम है, नाम क्या है? ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी है ना, इससे पहले एक ही पनडुब्बी जो है भारत के पास में थी जो कि आपका न्यूक्लियर थी, है ना, न्यूक्लियर पनडुब्बी भारत के पास में नहीं थी, अभी दूसरी पनडुब्बी आई है, ठीक है। तो ये जो दूसरी पनडुब्बी है इसका नाम आपको याद रखना है और इसके अलावा पहली वाली का भी नाम याद रखना है, ठीक है। तो भारत के पास में जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, पनडुब्बी थी, उसका नाम था INS अरिहंत, ठीक है। 2016 में से जो है आपका इंक्लूड किया गया था, इसने काम करना शुरू किया था 2018 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है आपका INS अरिहंत। और जो अभी आपकी जुड़ी है ना, दूसरी जो आपकी जुड़ी है इसका नाम है INS अरिघात, ठीक है, INS अरिघात इसका नाम है, याद रखिएगा, पहली भी और दूसरी भी। अगला है, किस संगठन ने पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, पोत का मतलब है समुद्री जहाज, ठीक है, तो एक कंट्रोल, किस चीज़ का कंट्रोल कर रहा है ये? पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है आपका बनाया गया समुद्र प्रताप, किसके लिए बनाया गया है? जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस है, ठीक है, उसके लिए बनाया गया है। तो किसने बनाया है ये आपको पूछा है, बताइए कंपनी का नाम जल्दी से बताइए, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है? कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपका बनाया गया है? तो ये कंपनी है बच्चे आपकी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला है, 2024 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार कौन सा शहर है जो कि अरबपतियों की संख्या में बीजिंग को पीछे छोड़ करके एशिया की अरबपति राजधानी बन गया है? अरबपति राजधानी यहाँ की, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बचे यहाँ पे क्या है, बिलेनियर्स है, ठीक है। तो बिलेनियर जो है एशिया में सबसे ज़्यादा पहले कहाँ पे थे? ये थे आपके बीजिंग में, बीजिंग किधर है आपका? चाइना में है, ठीक है। लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा जो बिलेनियर है वो इनमें से किसी एक सिटी में है। आपको इसका नाम बताना है कि कौन सा वाला शहर ऐसा है जहाँ पर कि बिलियनियर्स की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका मुंबई, ठीक है, एशिया में, एशिया की बात हो रही है, दुनिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, देखिएगा ये आपका एशिया की बात हो रही है। कौन सा शहर? एशिया में अरबपतियों की संख्या में बीजिंग को छोड़ करके सबसे पहले नंबर पे आ गया है, ये आपका मुंबई। अगला है, पैरालंपिक में महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा में प्रीति पाल ने कौन सा मेडल जीता है? पहले तो याद रखना बच्चे, प्रीति पाल क्या है? प्रीति पाल जो है एथलीट हैं, ठीक है, धाविका हैं, रेसर हैं, और इन्होंने जो है आपका इस बार पैरालंपिक में भारत के लिए एक मेडल जीता है, ठीक है। और प्रीति पाल ने एक यहाँ पे रिकॉर्ड भी क्रिएट किया था कि इन्होंने जो है आपका 2 मेडल जीते हैं, ठीक है, और 2 मेडल जीतने वाली पहली पैरालंपिक भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इन्होंने जीता है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते प्रीति पाल। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके, ये मैं नाम याद करवाने के लिए आपको लेकर के आई हूँ, आपको मेडल ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, मतलब मेडल सिर्फ गोल्ड मेडल वालों को याद रखिएगा, लेकिन खिलाड़ी का नाम और उसका खेल याद रखिएगा जरूर, ठीक है। तो प्रीति पाल जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, 2 मेडल इन्होंने जीते हैं। तो प्रीति पाल जो है ये आपकी 100 मीटर स्पर्धा, एक इन्होंने 100 में जीता है, एक इन्होंने 200 में जीता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये धाविका है, रेसर है, ठीक है, एथलीट है और धाविका है। अगला है बच्चे, महिलाओं की 100 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? एक ही खिलाड़ी है अभी तक महिलाओं में जिन्होंने कि हमें गोल्ड मेडल दिला है यहाँ पे पैरालंपिक में। क्या नाम था? खिलाड़ी का नाम है अवनी लेखरा, ठीक है। तो अवनी लेखरा का बच्चे, अब इनका तो आपको नाम भी याद रखना है, इनका आपको खेल भी याद रखना है, खेल में इवेंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अवनी लेखरा सिर्फ शूटिंग नहीं, शूटिंग में भी कौन सा इवेंट है ये आपका है 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, इस इवेंट में जो इन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिला है।
अगला है बच्चे रीसेट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। रीसेट कार्यक्रम भारत का जो खेल मंत्रालय है, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा रीसेट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और इस रीसेट कार्यक्रम का जो मेन मकसद है वो क्या है, आपका मेन मकसद क्या है रीसेट कार्यक्रम का। देखिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रिटायर्ड एथलीट, मतलब कि जो सेवानिवृत्त एथलीट हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, महत्वाकांक्षी एथलीटों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना, या फिर सेवानिवृत्त एथलीटों के लिए खेल आयोजित करना, कैरियर विकास में सेवानिवृत्त एथलीटों का समर्थन करना। क्या चीज़ हो सकता है? अब ये बहुत क्लोज बच्चे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है कि पहला भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो सकता है? बताइए। इसमें आपके ऑप्शंस बहुत क्लोज से दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है रीसेट, मैंने आपको कहा था रीसेट से रीस्टार्ट याद रखना है ना। तो जो हमारे रिटायर्ड खिलाड़ी हैं और किसी न किसी नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेल चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो बच्चे उनके कैरियर को, ठीक है, उनके कैरियर को दोबारा से डेवलप करने के लिए, उनके कैरियर को विकास करने के लिए जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनका समर्थन करने के लिए जो है आपका रीसेट कार्यक्रम शुरू किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला है आपका लिप्टोस्पाइरोसिस। लिप्टोस्पाइरोसिस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? लिप्टोस्पाइरोसिस जो है आपका क्या है, एक कंडीशन है, ठीक है। ये कैसे आता है बच्चे? ये आपका, पहले आप नाम थोड़ा सा दिमाग में सोच लीजिए इसे क्या कहा जाता है। इसे जो है आपका, अभी इसका आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। इसके बारे में डेडली ये बात है कि ये जब भी होता है ना इंसानों को, जैसे कि 10 लोगों को हुआ है तो 10 में से 8 तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मोर्टिलिटी रेट बचे, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका अभी इसका आउटब्रेक हुआ है केरला में। कहाँ पे हुआ है? केरला में, ठीक है। इसे रेड फीवर कहा जाता है, ठीक है। रेड यानी कि चूहे की लार में जो है आपका एक ये पाया जाता है लेप्टोस्पाइरोसिस, और उसी के नाम पे जो है इस डिजीज़ का नाम रखा गया है, रेड फीवर जो है इसका नाम है। अगला है बच्चे केंद्रीय रोपण फसल एवं अनुसंधान संस्थान। आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय रोपण फसल एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? स्टैटिक का क्वेश्चन है ये कहाँ पे आपका? केरला में है, ठीक है। दूसरा आपके लिए आएगा कि जो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, उसका भी आप केरल याद रखेंगे, लेकिन केरल में बच्चे स्पेसिफिक जगह याद रखेंगे, कासरगोड। इस जगह का नाम क्या है? कासरगोड, ठीक है, कासरगोड याद रखिएगा जगह का। कासरगोड नाम की जगह है जहाँ पर कि आपका नारियल अनुसंधान संस्थान है, और वहीं पे आपका केंद्रीय रोपण फसल एवं अनुसंधान संस्थान भी है। अब इनके द्वारा क्या किया गया है? इनके द्वारा नारियल की एक नया प्रोडक्ट जो है इन्होंने वैल्यू एडिशन करके जो है एक नया प्रोडक्ट जो है इन्होंने निकाला है। इसका नाम आपको पूछा हुआ है कि इसका एक नया प्रोडक्ट क्या है। अब अच्छा, नारियल से रिलेटेड जो आपकी खबर है ये क्यों आई है? ये इसलिए आई है क्योंकि नारियल डे जो है आपका सितंबर में आता है। कौन से दिन आता है? 2 सितंबर को आता है, ठीक है। वर्ल्ड कोकोनट डे आपका 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका पूरी दुनिया भर में। इसीलिए आपका जो केंद्रीय रोपण फसल एवं अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने नारियल से रिलेटेड एक नया ड्रिंक कह सकते हैं, इसे नया प्रोडक्ट इन्होंने निकाला है और इसका नाम रखा है कल्प ब्लिज, ठीक है। क्या नाम है इसका? कल्प ब्लिज है। याद रखिएगा, केंद्रीय रोपण फसल एवं अनुसंधान संस्थान आपका केरला में है, और जो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है वो भी आपका केरला में है। कौन सी जगह में? कासरगोड नाम की जगह है, ठीक है। भारतीय निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस क्या है? निशानेबाज हैं। इन्होंने कौन सी स्पर्धा में, कौन से इवेंट में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो रुबीना फ्रांसिस बच्चे इनका नाम है, याद रखिएगा। ये एक शूटर हैं, ठीक है। रुबीना फ्रांसिस शूटर हैं, निशानेबाज हैं, और इन्होंने भारत को दिलाया है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। कौन सी इवेंट में दिलाया है? तो इनका जो इवेंट है वो है आपका वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। देखिए, दोनों का ही आपका 10-10 मीटर वाला है। जो आपकी अवनी लेखरा है, अवनी लेखरा का भी 10 मीटर का ही है, लेकिन उनका जो है एयर राइफल है। और जो आपकी ये रुबीना फ्रांसिस है, इनका जो है आपका एयर पिस्टल है, ठीक है। तो दोनों में बस आपका ये डिफरेंस है, बाकी दूरी जो है दोनों की सेम है, ठीक है। और दोनों ही आपके क्या है? निशानेबाज हैं। अगला है बच्चे भारतीय सेना के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और इंडियन आर्मी ने इसे शुरू किया है किसके लिए? ये आपको पूछा है किसका जो मुख्य उद्देश्य है, किस कम्युनिटी के लिए इसे शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य बच्चे वो है आपका जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, जो डिफेंस पेंशनर हैं, उसके लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ठीक है।
तो जो आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, या फिर जो आपके पेंशनर्स हैं, उनके लिए जो है आपकी पेंशन की पूरी प्रोसेस होती है, उनके घर वालों के लिए जो आपकी पेंशन की पूरी प्रोसेस होती है वो आपका थोड़ा से आसान हो जाएगा, ईजी हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए, कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए तो जो है आपका प्रोजेक्ट नमन के तहत अपने शिकायतों को जो है यहाँ पे आपका दर्ज कर सकते हैं। याद रखिएगा पेंशन भोगियों से रिलेटेड है, यानी कि पेंशनर से रिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त 4 राज्य स्वामित्व वाले सार्वजनिक उद्यमों में से नहीं था? याद है आपको, अभी हाल ही में हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कुछ कंपनियां हैं जिन्हें कि नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, नवरत्न स्टेटस दिया गया है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जैसे कि नवरत्न? इनमें से तो ऑलरेडी बच्चे आपकी नवरत्न है, ऑलरेडी पहले से ही थी। देखिए, एक तो आपके रेलटेल कॉर्पोरेशन है, बिल्कुल सही है, इसे भी नवरत्न का दर्जा मिला है। NHPC है, इसे भी नवरत्न का दर्जा मिला है। एक आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसे भी जो है आपका नवरत्न का दर्जा मिला है। स्टील अथॉरिटी, सेल ऑलरेडी थी है ना, तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों आपकी हैं। ठीक है, रेलटेल हो गया, नेशनल हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। अगला है आपका, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? हमें चीफ एयर मार्शल तो याद रखने ही रखने हैं, साथ में हमें जो डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल है उनको भी याद रखना है। उन्हें क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर जब बच्चे आपका चीफ मार्शल का पद खाली होता है तो जो डेप्यूटी होते हैं उन्हीं का जो है प्रमोशन होता है ना। तो अभी जो आपके वायुसेना अध्यक्ष, उप वायुसेना अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम क्या है? एयर मार्शल तजिंदर सिंह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल तजिंदर सिंह जो है इनका नाम है। किस देश ने अवैध निवास के मुद्दों को हल करने के लिए 2 महीने का वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम शुरू किया था? किस कंट्री के द्वारा अवैध निवास के मुद्दों को हल करने के लिए 2 महीने का वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम शुरू किया है? अब देखिए बच्चे, इस कंट्री ने क्या किया है, जो यहाँ पे इलीगली बाहर के लोग आ रहे हैं, ठीक है, इलीगली जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे रहने लगते हैं ना, उनके लिए जो है आपका एक कार्यक्रम शुरू किया है कि 2 महीने के लिए जो है हम आपका वीज़ा माफ़ कर देंगे, आप जो है जल्दी से जल्दी या तो यहाँ पे परमानेंट सेटल होइए या तो यहाँ से निकल जाइए। तो ये कौन सा कंट्री है बच्चे जिसने इस प्रकार की स्कीम निकाली है? ये है आपका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट जो है ये देश है, इसने जो है आपका 2 महीने के लिए वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम शुरू किया है। किसके लिए? जो आपके फॉरेनर हैं, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेडर्स कह सकते हैं, घुसपैठिए, मतलब जो इलीगली जो है इस कंट्री में रह रहे हैं उनके लिए है। अगला है, डूरन कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? डूरन कप जो है आपका ये खेला जाता है फुटबॉल में। ठीक है, तो ये खेला जाता है आपका फुटबॉल में। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल चैंपियनशिप इसे कहा जा सकता है। ठीक है, और जिस टीम ने बच्चे जीता है उसने पहली बार ही जीता है, और जिस टीम को हराया है ना वो जो है एशिया की सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, वो है आपका मोहन बागान। मोहन बागान को इन्होंने हराया है फाइनल में, और जिसने जीता है उस टीम का नाम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा ये डूरन कप जीत लिया गया है 2024 का। अगला है शंभू सीमा। शंभू सीमा किधर है आपकी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए और याद करिए कि शंभू सीमा कहाँ पे बताई थी आपको। शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक समिति, ताकि जो आपकी शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। ठीक है, वो क्या मांग कर रहे हैं, क्यों वो आपके धरने पे बैठे हुए हैं, उससे उसका जो है आपका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ये जो बच्चे आपकी समिति बनाई गई है ना, ये बनाई गई है एक पूर्व जस्टिस के अध्यक्षता में है, और इनका नाम है जस्टिस नवाब सिंह। ठीक है, तो जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया है। और याद रखिएगा, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि नवाब सिंह समिति का संबंध किससे है? ठीक है, तो किसानों से रिलेटेड है। जो शंभू बॉर्डर पे जो आपके किसान धरना दिए बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी क्या मांगे हैं, क्या उनको चाहिए, उस चीज़ के बारे में जो है आपकी कमेटी सॉल्यूशन निकालेगी और फिर जो है आपको बताएगी। आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये है, आपको मुझे बताना है कि जो शंभू बॉर्डर है ये कौन से 2 राज्यों के बीच में है। ठीक है, बताइए मुझे कि जो शंभू बॉर्डर है ये कौन से 2 राज्यों के बीच में आपका बॉर्डर है। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में नीतीश कुमार के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? अब आगे हैं आपके अगले खिलाड़ी नीतीश कुमार। पढ़ा तो सभी के बारे में आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन खिलाड़ी को याद करिए बच्चे। नीतीश कुमार आपको अगर याद हो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने भारत को दिलाया एक मेडल। कौन सा वाला मेडल जीता है ये आपको बताना है। सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है या फिर प्लेटिनम है? देखिए डी वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो इन्होंने जो है आपका नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? बैडमिंटन है, और इन्होंने जो है भारत को दिलाया है गोल्ड मेडल। ठीक है, नीतीश कुमार गोल्ड मेडल बैडमिंटन में। अगला है, भारत में UGC के अंतर्गत पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? UGC आपका
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। यूजीसी के अंतर्गत बच्चे यहाँ पे पहला यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलने जा रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है। और ये किसके तहत हो रहा है? हमारी अभी जो है आपके 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई एजुकेशनल पॉलिसी आई थी, उसके तहत जो है आपका ये किया गया था कि दुनिया भर में जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनको यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा ताकि वो अपने कैंपस यहाँ पे खोले और हमारे बच्चों को जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका लाभ उठाने का या फिर उसमें पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो भारत से ही हो जाए, ठीक है। तो ये जो आपका जगह है बच्चे, ये है आपकी गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपका पहला विदेशी परिसर खुलने जा रहा है, विदेशी यूनिवर्सिटी का परिसर खुलने जा रहा है और उस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है साउथहैम्पटन, ठीक है, साउथहैम्पटन है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूके की है। कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। इसका पहला परिसर खुलेगा कहाँ पे? गुरुग्राम में। अगला है, यूपी सरकार किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कर रही है? वाराणसी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है। उत्तर प्रदेश सरकार कौन से शहर में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण हो रहा है? तो वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? यूपी में बन रहा है। यूपी में कहाँ पे बन रहा है? यूपी में आपका वाराणसी में बन रहा है, ठीक है। 3D म्यूजियम बन रहा है बच्चे। अगली जो आपकी स्कीम है ये है नंबिके नक्शे। अब थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं है बच्चे, हाँ ये वाली आपने पढ़ी नहीं। नंबिके नक्शे, नंबिके नक्शे योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने से अच्छा इसमें है कि हम लोग जो है सीधा आंसर ही पढ़ लें इसमें, है ना। जो भी इसका आंसर है वो सीधा पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ी नहीं हुई है ना। तो ये थोड़ा सा आपको देखिए, ये जो आपका हुआ है ना, ये क्या है? बेंगलुरु के नगर निगम ने, ये जो नंबिके नक्शे है ना, बेंगलुरु किधर है? कर्नाटका में है। तो बेंगलुरु के नगर निगम ने जो है आपका एक स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है नंबिके नक्शे। अब ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? जो छोटे भूखंड है, छोटे मतलब छोटा सा एक लैंडमार्क है, ठीक है, वहाँ पे जो आपके बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, भवन योजना है, उसको अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है, ठीक है। तो हमारे बेंगलुरु के अंदर जो स्मॉलर प्लॉट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग प्लान करने के लिए जो अप्रूवल मिलते हैं। अब आपको पता है बच्चे कि जब आप एक नगर में रह रहे हैं, एक आपकी सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आसानी से जो है आपका भवन निर्माण का जो प्रोसेस है ना वो आसान नहीं होता है। बहुत प्रकार की जो है वहाँ पे आपकी क्या लेनी होती है? अलाउंसेस लेनी होती है, अप्रूवल्स जो है बहुत सारी लेनी होती है गवर्नमेंट से, नगर निगम से, गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरी जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी आपकी बन जाती है कठिन। तो इस प्रोसेस को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए जो बेंगलुरु का नगर निगम है उनके द्वारा नंबिके नक्शे नाम के जो है आपका एक योजना लाई गई है, ठीक है, नंबिके नक्शा। अगला है, प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन यानी कि जेसीसी का विषय क्या था? जेसीसी आपका हुआ कहाँ पे है? ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका हुआ है। जेसीसी बेसिकली क्या है बच्चे? जो हमारे कमांडर्स हैं, ठीक है, उनका एक सम्मेलन है और पहली बार जो है आपका इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है, पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका जो थीम रखा गया है वो है आपका सशक्त और सुरक्षित भारत। सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव, ठीक है, ये जो है इस बार का थीम रखा गया है। तो पहली बार हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है कमांडर का सम्मेलन। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा शुरू की गई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना TTOS, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभी हमने एक यूएई की स्कीम पढ़ी जिसके तहत वो क्या कर रहा है? जो फॉरेनर, जो इलीगल फॉरेनर वहाँ पे रह रहे हैं उनको समय दे रहा है 2 महीने का वीज़ा माफ़ी के लिए ना। तो अब जो है बच्चे ये आपका एक नया कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी आपका वीज़ा से रिलेटेड या फिर जो विदेशी हैं उनसे रिलेटेड एक स्कीम लेकर के आया है और इस स्कीम का नाम है आपका TTOS। TTOS का मतलब है आपका ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम किसका है? ये साउथ अफ्रीका का है। इसके तहत क्या किया जाना है? भारत और इसके तहत आपका क्या किया जाना है? थोड़ा सा 1 सेकेंड। इसके तहत आपका क्या किया जाना है? भारत और चीन को लक्षित करते हुए वीज़ा प्रणाली में सुधार करना और पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो बेसिकली ये इंडिया से रिलेटेड है इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, साउथ अफ्रीका हो, आपका यूएई है, यूएई के बारे में आप लोगों ने देखा और हमारे संबंध जो है यूएई के साथ में अच्छा है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएई, ठीक है। उसी तरीके से जो साउथ अफ्रीका है यहाँ भी वही सीन है आपका, ठीक है। अभी धीरे धीरे जो है क्योंकि ये क्या है, ये आपके जो
साउथ अफ्रीका है, ये ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर इंडिया भी है ना, तो इसके साथ में रिलेशन हमारे अच्छे हैं। तो अभी क्या कर रहा है ये जो साउथ अफ्रीका है, ये चाइना को और इंडिया को, ठीक है, इन दोनों को एम करके अपनी जो वीज़ा प्रणाली है, वीज़ा सिस्टम है, उसमें सुधार कर रहा है, ठीक है, हमारे लोगों के लिए वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो पर्यटन क्षेत्र में नौकरियां हैं उसको जो है बढ़ावा देने के लिए ये आपकी स्कीम लेकर के आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है। अगला है बच्चे, हाल ही में खगोलविदों ने किस प्राचीन हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथ में सॉरी, पूर्ण सूर्य ग्रहण का संदर्भ खोजा है? अब टोटल सोलर इक्लिप्स बहुत रेयर घटना है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत रेयर घटना है, जबकि पूरा सूर्य जो है आपका वो ग्रहण में समा जाए, है ना, पूरी तरीके से गायब हो जाए। तो ये जो आपका रेयर सोलर इक्लिप्स है ना, इसका जो सबसे पुराना उल्लेख मिला है दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट में, वो मिला है बच्चे आपका हिंदू धर्म के एक ग्रंथ में, और वो है आपका ऋग्वेद, ठीक है, याद रखिएगा। हम जब 4 वेदों के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख जो है आपका मिला है, और ये दुनिया के किसी भी स्क्रिप्ट में लिखा गया सोलर इक्लिप्स के बारे में, टोटल सोलर इक्लिप्स के बारे में सबसे पुराना जो है आपका स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये है आपका ऋग्वेद। अगला है, पेरिस 2024 में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थुलसिमाथी मुरुगेसन, आपको नाम अगर याद हो, थुलसिमाथी मुरुगेसन, इन्होंने कौन सी स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो बच्चे देखिए, वुमेन्स है, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ है ना, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि सारे ऑप्शंस में बहुत बेसिक सा जो है आपका डिफरेंस है ना, बहुत बेसिक सा बच्चे आपका डिफरेंस है, और ये आपको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इनके लिए आपका वुमेन सिंगल्स SU5 क्लास है, ठीक है। तो वुमेन सिंगल याद रखिएगा कि इन्होंने महिला एकल में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, थुलसिमाथी मुरुगेसन ने, और इन्होंने जो है आपका वुमेन सिंगल में मेडल दिलाया है भारत को, ठीक है। तो पूरा जो है कैटेगरी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा बच्चे, खिलाड़ी के नाम याद करने को लेकर के ही मैंने सारे के सारे ऑप्शन, ये क्वेश्चन चुने हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को इन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा याद हो जाए। अगला है आपका 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी उषा के द्वारा बनाए गए 39 साल पुराने मीटर रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड था वो किसके द्वारा तोड़ा गया है? ये तो आपका पैरालंपिक से रिलेटेड नहीं है, इनका नाम आपको याद रखना है बच्चे। पीटी उषा का जो रिकॉर्ड है ना, ये 39 साल के बाद में आपका तोड़ दिया है भारतीय खिलाड़ी ने, ठीक है। और इन्होंने जिन्होंने तोड़ा है उनका नाम है विद्या रामराज, विद्या रामराज इनका नाम है, इन्होंने पीटी उषा का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अगला जो है आपका वोखा साथी ई गवर्नेंस, वोखा साथी ई गवर्नेंस जो है, वोखा साथी क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, और इस ऑनलाइन पोर्टल में प्रशासन से रिलेटेड जो भी आपकी शिकायतें होती हैं उसकी सुनवाई करने के लिए आपका बनाया गया है, ठीक है। वोखा जो है आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, ये पूछा हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने कि ये आपका बनाया था। ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, ये आपका नागालैंड है, ठीक है, ये आपका नागालैंड है। नागालैंड के अंदर आपका वोखा एक डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस के द्वारा, उस डिस्ट्रिक्ट की जो प्रशासन है उनके द्वारा जो है आपका ये बनाया गया था, और इसे क्या मिला है? ई गवर्नेंस के लिए गोल्डन अवार्ड भी इसे दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नागालैंड का है, कल आई थिंक ये मणिपुर हो गया था ना, नागालैंड याद रखिएगा बच्चे, नागालैंड इज द राइट आंसर, ठीक है, नागालैंड है आपका। अगला है, पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन अधिनियम 2024 का उद्देश्य क्या है? पंजाब सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक अधिनियम जो है आपका, इसे अमेंड किया गया है, ठीक है, नया बिल नहीं है ये, इसे अमेंड किया गया है 2024 नाम से। तो इसमें जो है आपका इन्होंने क्या किया है? पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन, ठीक है, इसमें आपका क्या किया गया है? किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपका? ये रिलेटेड है आपका अवैध कॉलोनियों, ठीक है, जो इलीगल कॉलोनीज बनती है ना, उसको कंट्रोल करने, उसके प्रसार को नियंत्रित करने से रिलेटेड है आपका ये नया अधिनियम। किसका है? भगवंत सिंह मान इस वक्त जो है पंजाब के सीएम है, उनके द्वारा जो है आपका ये लाया गया है, याद रखना, भगवंत सिंह मान पंजाब। अगला है बच्चे विषाणु युद्ध अभ्यास, इसका नाम जो है कल आपका गलत हो गया था, ठीक है, विष्णु मैंने इसे कहा था, जो उसने वो करा वही मैंने आपको कह दिया इसे, ठीक है। तो विषाणु याद रखिएगा, वायरस, ठीक है, विषाणु, वायरस विषाणु युद्ध अभ्यास, इसका उद्देश्य क्या था? किस चीज़ के लिए जो है आपका अभ्यास हुआ था? ये ड्रिल जो है आपका ये किस लिए हुआ था? इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए, ठीक है। ये जो है ना आपका किस चीज़ की डिजीज़ बच्चे? जो आपकी जूनोटिक डिजीज़ होती है ना, जूनोटिक जो डिजीज़ होती हैं,
जूनोटिक जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कोरोना जो है, कोविड जो कोरोना वायरस था, ये भी आपका जूनोटिक ही इसे खोज की गई थी ना। जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक इन द सेंस कि वो जो वायरस है वो आया था आपका जानवरों से, ठीक है। अब कौन से जानवर से आया था उसमें भी अभी तक आपको क्लियर नहीं है, बहुत हद तक जो है आपका बैट से आया था, वो चमगादड़ से आया था, ठीक है। तो जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं, जब इनकी महामारियाँ आती हैं तो इनकी महामारियों को हम कैसे टैकल करते हैं, हमारे लोग जो है कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है उनकी, उसके लिए जो है आपका ये ड्रिल की गई थी। और इस तरीके से की जाने वाली आपकी पहली ड्रिल थी, कहाँ पे हुई थी, राजस्थान के अजमेर में हुई थी, ठीक है। तो याद रखना इसका नाम है आपका विषाणु युद्ध अभ्यास। आंसर क्या होगा, आपका आंसर बता दिया, हाँ पहला वाला आंसर है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। विश्व शांति बुद्ध विहार, ये बच्चे इस तरीके से म्यूजियम बनाए हैं, ठीक है। ये म्यूजियम जो है आपका बुद्ध विहार नाम से ये कहाँ पर बना है, और इसे इनोग्रेट किसने किया है, इसे इनोग्रेट किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे ये आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है विश्व शांति बुद्ध विहार। भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा मेडल जीता है। कल क्लब थ्रो के बारे में मैंने आपको बताया था ना, क्लब थ्रो जो है आपका ओलंपिक में नहीं होता है, जैसे ओलंपिक में आपका हैमर थ्रो होता है, उसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे पैरालंपिक में क्लब थ्रो होता है, ठीक है। तो क्लब थ्रोअर जो है धर्मवीर, इन्होंने भारत को दिलाया है गोल्ड मेडल, है ना, सबसे लेटेस्ट जो है आपके यही थे, गोल्ड मेडल दिलाया है इन्होंने भारत को पैरालंपिक में। अगला है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ में वरुण अभ्यास कर रही है। इंडियन नेवी का एक युद्ध अभ्यास है जो कि इंडियन नेवी का होता है, किसके साथ में होता है, नाम है इसका वरुण युद्ध अभ्यास जो है आपका इंडियन नेवी का किसके साथ में होता है, याद रखिएगा ये बच्चे आपका होता है फ्रांस के साथ में, फ्रांस के साथ में होता है, ठीक है। वरुण में इंडिया और फ्रांस की नेवी हिस्सा लेती हैं। अगले खिलाड़ी हैं आपके शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने कौन सी स्पर्धा में पदक जीते हैं। शरद कुमार ने जीता है आपका सिल्वर, और मरियन थंगावेलु ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है आपका ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बच्चे इस बार का जो ओलंपिक है, पैरालंपिक है, ये हमारे पैरालंपिक की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे हमारे खिलाड़ियों ने किया है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा हर एक खिलाड़ी का, इनका नाम है शरद कुमार सिल्वर मेडल, मरियन थंगावेलु जो है आपके, ये भी ऑलरेडी फेमस खिलाड़ी हैं, और दोनों ने ही जो है आपका यहाँ पे मेडल जीते हैं। कौन से खेल में जीते हैं, ये दोनों ही एथलीट है बच्चे, लेकिन एथलीट में कौन सा इवेंट है इनका इवेंट है हाई जंप, ठीक है। मरियन थंगावेलु भी हाई जंप और शरद कुमार भी आपके हाई जंप। अगला है, बीसीसीआई के द्वारा पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चे, बीसीसीआई जो है खिलाड़ियों को चुनने के लिए बनाती है एक चयन समिति। अभी जो चयन समिति के अध्यक्ष है, जो मुख्य चयन करता है, उसकी कुर्सी पे बैठे हुए हैं अजीत अगरकर, ठीक है। अजीत अगरकर का नाम याद रखिएगा। आप लोग अगर क्रिकेट देखते हैं बहुत पहले से, तो अजीत अगरकर जो हैं ये भारत के बॉलर रह चुके हैं, ठीक है। भारत के बॉलर थे अजीत अगरकर, और ये जो है भारत के लिए गेंदबाजी कर चुके हैं। ये जो है मुख्य चयन करता है, लेकिन मुख्य चयनकर्ता के अलावा भी जो है आपके क्या होते हैं, चयनकर्ता होते हैं, ठीक है, सेलेक्टर्स होते हैं। तो अभी जो है आपका अजय रात्रा को जो है आपका चुना गया है किस रूप में, चयनकर्ता के रूप में। अगला है, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट नमन, एक बार दोबारा से मैं आपको दिला दूं कि प्रोजेक्ट नमन जो है आपका ये पेंशनर के लिए है, ठीक है। आर्मी ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन लेते हैं, या फिर उनके घर वाले जो शहीद हैं जिनको पेंशन मिलती है, ठीक है, पूरी पेंशन की जो भी प्रोसेस होती है उसको ईजी करने के लिए, एक्सेसिबल करने के लिए आपका प्रोजेक्ट नमन है। और ये किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट नमन। अगला है, 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ठीक है। अब बच्चे जैसे आपका बाकी T20 वर्ल्ड कप होता है, ओडीआई का वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, और ये जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप होते हैं ना दोनों ही, उसके अलावा जो टेस्ट वर्ल्ड कप होता है वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। उसमें आपका टूर्नामेंट चलता रहता है दो सालों तक, उसके बाद में जो है आपका फाइनल होता है जिनके सबसे अच्छे स्कोर होते हैं पिछले 2 सालों में, ठीक है। तो इस बार का जो फाइनल है वो आपका होने वाला है 2025 में, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में होगा।
अगला है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के जो विकास पूर्वानुमान था ये इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले कम था, अब इन्होंने कहा है कि ज़्यादा कर दिया है, अब इन्होंने कहा कि ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो इन्होंने चेंज करके बताया है यानी कि जो नया बढ़ा हुआ इन्होंने बताया है वो आपको याद रखना है ना, पुराना वाला भूल जाइए। अब हमें क्या याद रखना है, 7.0 याद रखना है। 7% के ग्रोथ रेट है भारत की 2025 के लिए, किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। अगला है ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट। ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट कहा था आपको, रेमन मैक्स से मिल गया है 2024 का। इस बार किसी भारतीय का नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो है एक तो मियाज़ाकी, आपको याद होगा अगर, जापान के जो है आपके बहुत फेमस एनिमेटर हैं उनको जो है पुरस्कार दिया गया है ना। वैसे तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है लेकिन हमें वो याद रखने हैं। दूसरा आपको एक मैंने बताया था कि एक संस्था है, एक मूवमेंट है जिसका नाम है आपका ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट। ठीक है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इसे भी जो है आपका रेमन मैक्स से मिला है। और ये कौन सी कंट्री का मूवमेंट है, ये एक एशियन कंट्री है। ओब्वियसली बात है, रेमन मैक्स से एशियाई देशों को दिया जाता है और इसका संबंध है आपका थाईलैंड से। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट जो है आपका ये कहाँ से रिलेटेड है, थाईलैंड से रिलेटेड है। इन्हें भी जो है 2024 का रेमन मैक्स से दिया गया है। अगला है ट्रैक ऑन फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। 2 मेडल इन्होंने जीते बचे। ठीक है, और ट्रैक एंड फील्ड में जो है आपका, ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय ये महिला खिलाड़ी बनी है। और इनका नाम क्या है, इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था, 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में ब्रॉन्ज जीते हैं। इनका नाम है प्रीति पाल। ठीक है, याद रखिएगा, प्रीति पाल बच्चे, रिकॉर्ड बनाए इन्होंने, है ना। तो रिकॉर्ड बनाने वालों को तो हमें याद ही रखना है। अगला है वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। अभी हाल ही में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने 4 नई कंपनी को क्या दिया है, नवरत्न का दर्जा दिया है। नवरत्न के दर्जे पाने वाली जो कंपनियां होती हैं, कैसे मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनका देखा जाता है कि उनकी कैपिटल कितनी है, कैपिटल क्रिएशन में वो कितना बेहतर कर रहे हैं ना, वो साल भर में जो है उनका कितना फ़ायदा हो रहा है, उनका कितना जो है आपका रेवेन्यू हो रहा है, वो देखा जाता है। और नवरत्न बनने के बाद में बच्चे, इनको पैसा खर्च करने की लिमिट होती है। ठीक है, इनको थोड़ा सा पैसा खर्च करने का जो है आपका लिमिट बढ़ा दी जाती है कि इतना जो है आपका ये खर्च कर सकते हैं, मतलब कि इतना जो है आपका इनके द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है ना, वो होता है आपका, वो इनके लिए जो है आपका लाभ होता है। अगला है कौन सा राज्य 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहा है। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो कि पूरी तरीके से आपका सोलर एनर्जी पे चलेगा। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे 2026 तक कौन सा स्टेट बनाने वाला है, ये बना रहा है आपका यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश बना रहा है इसे। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना CSS, इसके द्वारा दी जाने वाली वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए बच्चे, ये जो आपकी स्कीम है ना, ये 2000 की शुरुआत में आई थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है 5 साल का जो है इसका आपका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वही आपका प्रश्न में पूछा हुआ है कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। इसका इंटरेस्ट रेट जो है आपका 8.2% है। 8.2% इसमें आपका ब्याज दर दिया जाता है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ये इसमें आपका 1000 का है। ठीक है, अब ये चर्चाओं में क्यों आया है, क्योंकि हाल ही में जो ना इसमें जो आपका बजट है, बजट में इसकी जो मैक्सिमम ये इन्वेस्टमेंट थी ये बढ़ाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग देख रहे हैं कि 3 लाख का है। ठीक है, पहले आपका ये अभी जो है आपका 30 लाख का है, पहले आपका 15 लाख का था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, इसके तहत जो है आपका पहले जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था ये आपका 15 लाख का था, उसे बढ़ा करके जो है आपका 30 लाख कर दिया गया था इस वाले बजट में, जो अभी 2024 का बजट है। और अभी ये आपका फाइनली जो है आपका ये लागू हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है, इसीलिए आपका चर्चाओं में है। ठीक है, तो एक तो ये आपका अपडेट है कि जो इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है ये पहले आपकी 15 की थी, अभी बढ़ करके जो है आपकी 30 की हो चुकी है। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा बच्चे, इसका जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है ना, वो है आपका 8.2% का, 8.2% का दिया जाता है। अगला है विश्व की पहली फास्ट चार्जिंग ई बस, इसका नाम है वीरा महासम्राट, किस शहर में लॉन्च की गई है। वीरा महासम्राट नाम से जो है आपकी ई बस है, कहाँ पे, कौन से शहर में जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसकी खासियत क्या है बच्चे, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये वीरा जो है कंपनी है, इन्होंने यहाँ आपका महासम्राट नाम, इनका इस ईवी का नाम महासम्राट है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा 15 मिनट, ये 15 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, जैसे हमारा फ़ोन है। ठीक है, सुपर चार्जिंग वाला देखे होंगे ना आपने, फ़ोन आते हैं जो आपने लगाया उसे और वो
10 मिनट के अंदर जो 100% हो जाता है, उसी तरीके से जो है आपका ये जो ई बस है ये आपके 15 मिनट के भीतर भीतर आपकी चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, ये आपका बेंगलुरु के भीतर जो है आपका इनोग्रेट किया गया है, इसका लॉन्च किया गया। ठीक है, तो फास्ट चार्जिंग ई बस है, नाम है इसका वीरा महासम्राट, और इसकी खासियत है कि 15 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी चार्ज हो जाती है। अगला है बच्चे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका कौन संभाल रहे हैं वर्तमान में, क्या नाम है इनका, चेंज हो गया है नाम। ठीक है, जो पहले वाले हैं उनका नाम जो है आपका चेंज हो गया है, तो नए व्यक्ति को आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है डॉक्टर DK सुनील। याद रखेंगे, आपने क्या पढ़ा था HAL के बारे में, HAL से हम क्या खरीद रहे हैं, जो सुखोई विमान है उसके इंजन खरीद रहे हैं, है ना। तो HAL जो है आपका वैसे भी बच्चे चर्चाओं में रहता है, इंपॉर्टेंट PSU है ना। तो HAL के लिए याद रखिएगा, इसके जो प्रबंध निदेशक है, अध्यक्ष हैं, उसके पदभार के रूप उसका जो पदभार है वो डॉक्टर DK सुनील ने संभाल लिया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको इतना। चलिए बाकी देखिए, वीकली तो मैं आपको करवा रही हूँ बच्चे, मंथली नहीं हो पा रहे हैं, पिछले जुलाई वाला भी नहीं हुआ था, अगस्त वाला भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आपको इतनी जिम्मेदारी खुद से उठानी पड़ेगी कि जो डेटा आपको दिया जा रहा है ना, इसे आप अपने स्तर पे, अब आपने अपना शेड्यूल देखिए, अपना टाइम टेबल देखिए, अपने पास में कितनी अवेलेबिलिटी है टाइम की। ठीक है, वो देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, अपनी तरफ से भी रिवीजन करते रहिए चीज़ों का, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, जो अब आपके रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं ना, यहाँ पर 1 साल तो आप मान करके चलिए कि 1 ईयर तो है, जो पिछला करंट अफेयर है वो 1 साल तक तो कवर करते हैं, कभी कभी उससे भी पहले चला जाता है। ठीक है, वैसे तो उससे हम चाहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा वैसा पूछ लिया जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब करंट में है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में जो चीज़ है वो तो आपको याद रहेगी, है ना, लेकिन जो अगर बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिया तो फिर वो आपको किसी को याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक बार जो है अपनी तरफ से भी कोशिश करती रहनी है लगातार कि RRB के लिए अपना करंट अफेयर अच्छा तैयार रखें, उसका जो स्टैटिक GK है उसका भी आपको अच्छा से तैयार रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, अपने स्तर भी उसे करते रहना है। ठीक है, और बाकी बच्चे आप अगर हमारी किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, सिविल वालों के लिए मेक इट इजी सिविल है, उसके भीतर जाएंगे ना आपको RRB के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे, भरमार मिल जाएगी ना। तो आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो है आपके अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, एक बार जाइए, डेमो वीडियोज़ देखिए, उसके बाद में हमारे प्रोडक्ट को देखिए, कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करिए, उसके बाद में जो हमसे जुड़िए। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। जितनी भी चीज़ें रिवाइज करवाई हैं रिवाइज कर लेना, जो चीज़ें नहीं बताई हैं उन्हें नोट कर लेना। ठीक है, मिलेंगे फिर सोमवार को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।